टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, इस कहावत में एक पूरी तस्वीर छिपी है। जरा सोचिए, एक मछुआरा है, उसके कांटे पर एक छोटी सी मछली फंसी है, लेकिन उसे पता है कि उसी पानी में थोड़ा और नीचे एक कहीं ज्यादा बड़ी और कीमती मछली है। तो एक समझदार इंसान क्या करेगा? वो अपना वक्त और अपनी एनर्जी उस छोटी मछली पर बर्बाद नहीं करेगा। बिल्कुल उसी तरह जब हम कहते हैं वी हैव बिगर फिश टू फ्राई, तो इसका मतलब होता है कि हमारे सामने जो छोटे मोटे काम या परेशानियां हैं, उनसे कहीं ज्यादा जरूरी, कहीं ज्यादा अहम काम हैं जिन पर हमारा ध्यान होना चाहिए। यह अपनी प्रायोरिटीज को साफ तौर पर बताने का एक तरीका है। तो ये इडियम कब इस्तेमाल होता है? अक्सर तब जब हमें ये बताना हो कि कोई चिंता, भले ही वो जायज़ हो, फिलहाल हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं है। ये प्रोफेशनल लाइफ में डेडलाइंस मैनेज करते हुए या पर्सनल लाइफ में बड़े फैसले लेते वक्त बहुत काम आता है। अब इस सेंटेंस को देखिए। यहां एक डिटेक्टिव है जो एक छोटे मोटे चोर को नजरअंदाज कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका ध्यान, उसके सारे रिसोर्सेज शायद एक बहुत बड़े क्रिमिनल को पकड़ने पर लगे हैं। उसके लिए वो छोटी चोरी एक डिस्ट्रैक्शन जैसी है। उसका असली मकसद, उसकी बिगर फिश, उस पूरे शहर के लिए कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द डिटेक्टिव इग्नोर्ड द पेटी थीफ बिकॉज ही हैड बिगर फिश टू फ्राई। ब्रेक अ लेग सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? किसी को गुड लक विश करने के लिए उनका पैर तोड़ने की बात क्यों की जाती है? इसके पीछे थिएटर की दुनिया का एक बहुत पुराना और दिलचस्प अंधविश्वास है। ऐसा माना जाता था कि स्टेज पर परफॉर्म करने से ठीक पहले अगर आप किसी को सीधे सीधे गुड लक बोलेंगे, तो जो शरारती आत्माएं हैं वो इसका ठीक उल्टा कर देंगी और परफॉर्मेंस बिगाड़ देंगी। तो इस जिंक्स से बचने के लिए एक्टर्स ने एक दूसरे को कुछ बुरा विश करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि आत्माएं कंफ्यूज हो जाएंगी और इसका उल्टा यानी कुछ अच्छा कर देंगी। और इस तरह ब्रेक अ लेग कहने का चलन शुरू हुआ ताकि परफॉर्मेंस शानदार हो। अब ये फ्रेज सिर्फ थिएटर तक ही सीमित नहीं है। ये हर उस जगह इस्तेमाल होता है जहां परफॉर्मेंस का प्रेशर हो, जैसे कोई इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू, एक बड़ी प्रेजेंटेशन या कोई फाइनल एग्जाम। ये सिर्फ ऑल द बेस्ट कहने का एक तरीका नहीं है, ये सपोर्ट दिखाने का एक बहुत ही पर्सनल तरीका है। ये कहता है, मैं समझता हूं कि थोड़ी घबराहट है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इस सेंटेंस के इमोशन को महसूस कीजिए। एक बहन अपने भाई को उसके पहले प्ले से ठीक पहले हिम्मत दे रही है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हिम्मत और विश्वास का एक एहसास है जो उसके मनोबल को बढ़ा रहा है। ब्रेक अ लेग, शी शाउटेड टू हर ब्रदर बिफोर हिज फर्स्ट स्टेज प्ले। एट वन्स विट्स एंड, इस फ्रेज को जरा महसूस कीजिए। ये उस मानसिक स्थिति को बयान करता है जहां एक इंसान सोच सोचकर और कोशिश कर करके बिल्कुल थक चुका है। ये वो पॉइंट है जब हर मुमकिन रास्ता आजमा लिया गया है, हर सॉल्यूशन सोच लिया गया है, लेकिन समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। ये उस रस्सी के आखिरी धागे जैसा है जो बस अब टूटने ही वाला है। ये वो आखिरी सीमा है जहां इंसान का दिमाग, उसकी विट्स और उसका सब्र दोनों जवाब दे देते हैं। एक ऐसी बंद गली जहां आगे क्या करना है इसका कोई अंदाजा या कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये इडियम आमतौर पर उन सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है जहां लगातार कोशिशों के बाद भी कोई नतीजा नहीं मिलता। इस एग्जाम्पल में इसकी पूरी गहराई समझ आती है। यहाँ एक माँ है जिसका बच्चा घंटों से रो रहा है। उसने उसे खिलाने की, सुलाने की, बहलाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो यहाँ सिर्फ थकान नहीं है, यहाँ चिंता है, बेबसी है और एक ऐसी स्थिति है जहां उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अब और क्या कर सकती हैं। उनकी सारी कोशिशें, उनकी सारी समझ खत्म हो चुकी है। द बेबी हैज बीन क्राइंग फॉर आवर्स एंड द मदर इज एट हर विट्स एंड। 5 फिंगर डिस्काउंट, ये एक बहुत ही क्लेवर और थोड़ा सा शरारती स्लैंग है। इसका सीधा सा मतलब है चोरी करना, लेकिन इसको बोलने का अंदाज देखिए। 5 फिंगर्स यानी आपका हाथ, और डिस्काउंट मतलब चीज मुफ्त में मिल गई। इससे चोरी जैसा एक गंभीर गैर कानूनी काम भी थोड़ा हल्का फुल्का लगने लगता है। ये एक यूफेमिज्म है, मतलब एक ऐसा फ्रेज जो किसी कठोर या अजीब बात को एक नरम और अनोखे तरीके से पेश करता है। ये चोरी को एक ट्रांजैक्शन की तरह दिखाता है, जहां पेमेंट की जगह बस हाथ का इस्तेमाल हुआ है। ये फ्रेज आमतौर पर दोस्तों के बीच की अनौपचारिक बातचीत में या मूवीज और टीवी शोज में ज्यादा इस्तेमाल होता है, जहां टोन थोड़ा इनफॉर्मल और विटी होता है। इसका इस्तेमाल अक्सर उस काम की सीरियसनेस को थोड़ा कम करने के लिए किया जाता है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, स्टीलिंग अ पेयर ऑफ सनग्लासेस सुनने में ज्यादा कठोर और आपराधिक लगता है, लेकिन 5 फिंगर डिस्काउंट कहने से उस सिचुएशन में थोड़ा सा डार्क ह्यूमर या हल्कापन आ जाता है। भले ही एक्ट वही हो और उसके परिणाम भी वही हों। He got caught trying to get a 5 finger discount on a pair of sunglasses. गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यहां सबसे जरूरी शब्द है गोल्डन। सोना जो कीमती होता है, दुर्लभ होता है और हमेशा चमकता है।
तो जब हम किसी मौके को गोल्डन कहते हैं तो हम यही कह रहे होते हैं, ये सिर्फ एक अच्छा मौका नहीं है, ये एक अनमोल, एक नायाब अवसर है जो शायद जिंदगी में एक या दो बार ही सामने आता है। इसमें सही वक्त, सही जगह और सही हालात सब एक साथ मिल जाते हैं। ये उस खास दरवाजे की तरह है जिसके पीछे सफलता या तरक्की इंतजार कर रही होती है। इसे मिस करने का मतलब है उस सोने को हाथ से जाने देना जो शायद फिर कभी न मिले। इस फ्रेज का इस्तेमाल किसी को ये एहसास दिलाने के लिए किया जाता है कि उनके सामने जो मौका है उसे हल्के में ना लिया जाए। ये एक वेकअप कॉल की तरह है कि अब एक्शन लेने का वक्त है, वरना ये मौका हाथ से निकल जाएगा और बाद में सिर्फ पछतावा होगा। चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या पर्सनल ग्रोथ, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को पहचानना और उन्हें सही वक्त पर पकड़ना ही आगे बढ़ने की निशानी है। इसीलिए जब कोई कहता है कि ये इंटर्नशिप करियर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो वो सिर्फ एक फैक्ट नहीं बता रहा, वो एक बहुत गहरी सलाह दे रहा है जिसे सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि ये फ्यूचर का रास्ता बदल सकती है। दिस इंटर्नशिप इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर योर करियर। ग्रीन थंब, ये इडियम उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनके पास पौधों को उगाने और उनकी देखभाल करने का एक कुदरती हुनर होता है। ऐसा लगता है जैसे उनके हाथों में कोई खास जादू हो जिससे पौधे हमेशा खिले खिले रहते हैं। ये सिर्फ गार्डनिंग की किताबी जानकारी से कहीं ज्यादा है। ये पौधों के साथ एक गहरा कनेक्शन है, उनकी ज़रूरतों को, उनकी खामोशी को समझ लेने की एक अनोखी काबिलियत। तो जिनके पास ग्रीन थंब होता है, उनके लिए बागवानी सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक खूबसूरत कला बन जाती है। इस इडियम का इस्तेमाल अक्सर तब किया जाता है जब हम किसी के गार्डनिंग के इस खास टैलेंट की तारीफ कर रहे होते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी बंजर जमीन जहां शायद कुछ भी ठीक से ना उगता हो, और फिर कोई वहां आता है और उसे एक हरे भरे खूबसूरत गार्डन में बदल देता है। ऐसे कमाल को बयां करने के लिए ये इडियम बिल्कुल सही बैठता है। उसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं, विथ हिज ग्रीन थंब ही टर्न्ड द बैरन यार्ड इनटू अ लश पार्क। ब्राउन थंब। अब ये इडियम ग्रीन थंब का ठीक उल्टा है। ये उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जिनके हाथों से बेचारे पौधे अक्सर मर जाते हैं, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। ये एक ऐसी स्थिति को बताता है जहां किसी के पास पौधों की देखभाल करने का वो नेचुरल टैलेंट बिल्कुल नहीं होता। उनकी नीयत भले ही कितनी अच्छी हो, वो पानी भी देते हैं, धूप भी दिखाते हैं, पर अंजाम हमेशा उन पौधों के लिए अच्छा नहीं होता। ये इडियम अक्सर एक मजाकिया अंदाज में या फिर अपने ही बारे में थोड़ी सी शिकायत करते हुए इस्तेमाल होता है। जब कोई गार्डनिंग में अपनी नाकामियों को बताना चाहता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं। इसके लिए एक बड़ा ही मज़ेदार एग्जाम्पल है। हम सब जानते हैं कि आमतौर पर कैक्टस को मारना बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत कम पानी में भी जिंदा रह जाता है। तो अगर किसी के हाथों से वो भी ना बचे, तब हम कहते हैं, ही हैज सच अ ब्राउन थंब दैट इवन हिज कैक्टस डाइड। ब्लैक शीप, ये इडियम किसी परिवार या ग्रुप के उस सदस्य के लिए इस्तेमाल होता है जिसे बाकी लोगों से अलग समझा जाता है, और अक्सर इस अलग होने को अच्छा नहीं माना जाता। ये वो इंसान है जिसके विचार, जिसका जीने का तरीका ग्रुप के बाकी लोगों से मेल नहीं खाता। जरूरी नहीं कि उसने कुछ गलत किया हो, पर सिर्फ अलग होने की वजह से उसे एक तरह से डिस्ग्रेस या शर्मिंदगी का कारण समझा जा सकता है। ये असल में ग्रुप के कन्फॉर्मिटी से बाहर होने की एक पहचान है। इस ईडियम को ऐसी सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जाता है जहां पारिवारिक या सामाजिक उम्मीदें पूरी ना हो रही हों। मान लीजिए एक परिवार में सभी डॉक्टर्स हैं, एक परंपरा चली आ रही है, लेकिन एक बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो वो अपने परिवार के चुने हुए रास्ते से बिल्कुल अलग चल रहा है। ऐसे हालात में उस इंसान को यह महसूस हो सकता है कि वो सबसे अलग है, कि वो फिट नहीं होता। She felt like the black sheep because she was the only artist in a family of doctors. ऑन द बॉल, इस ईडियम का मतलब है पूरी तरह से सतर्क, चौकन्ना और अपने काम में माहिर होना। ये उस इंसान को डिस्क्राइब करता है जो सिचुएशंस को बड़ी तेजी से समझता है और उस पर तुरंत और सही तरीके से रिएक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये सिर्फ अलर्ट रहना नहीं है, बल्कि चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना और बड़े कौशल से उन्हें हैंडल करना है। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें फोकस और एफिशिएंसी अपने चरम पर होती है। इस इडियम का यूज़ खास तौर पर प्रोफेशनल माहौल में या ऐसी जगहों पर होता है जहां तेजी और सावधानी की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे स्पोर्ट्स या बिजनेस। जब कोई अपने काम में बहुत तेज और सटीक होता है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता, तब हम कहते हैं कि वो ऑन द बॉल है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाई प्रेशर फुटबॉल मैच में द गोलकीपर वॉज ऑन द बॉल एंड सेव्ड एवरी शॉट।
सिटिंग ऑन द फेंस, ये इडियम उस स्थिति को बयां करता है जब कोई इंसान किसी खास मामले में कोई फैसला नहीं ले पाता या शायद लेना ही नहीं चाहता। वो दोनों पक्षों के ठीक बीच में रहता है और किसी एक तरफ जाने से बच रहा होता है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि वो किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता या फिर वो किसी भी तरफ के लोगों को नाराज नहीं करना चाहता। इसलिए वो एक न्यूट्रल, नॉन कमिटल पोजीशन में बना रहता है। इस इडियम का इस्तेमाल अक्सर आलोचना के तौर पर होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनसे एक साफ स्टैंड या डिसीजन लेने की उम्मीद की जाती है लेकिन वो इससे बच रहे हों। राजनीति में इसका इस्तेमाल काफ़ी होता है, जहां नेताओं से अहम मुद्दों पर अपनी राय साफ करने की उम्मीद की जाती है। अगर कोई नेता टैक्स जैसे अहम मुद्दे पर ना इधर की बात करे ना उधर की, तो ये कहा जा सकता है, द पॉलिटिशियन वॉज अक्यूज्ड ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस रिगार्डिंग द टैक्स इशू।